हेलो बच्चों, आपको थंबनेल समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। और इसमें हमें पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो हमें इसमें पढ़ना है 6-7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। जैसे हमारे पास कोई हो गया आर परिपथ, क्या हो गया आर परिपथ, एल परिपथ है, सी परिपथ, एल आर और सी आर और एल सी आर। तो इतने प्रकार के हमें परिपथ पढ़ना है। और इन परिपथ में से एक आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आना तय है। यूपी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी 12th इंटरमीडिएट एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना तय है। तो इसी परिपथ को हमें आज के सेशन में करना है। तो देखते हैं कितना कवरअप हो पाएगा। जो बचेगा उसको हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। परिपथ हमें पढ़ना तो है सबसे पहले आर परिपथ। आर परिपथ का मतलब हो गया कि हमारे पास कोई ऐसा परिपथ है कि उसमें केवल शुद्ध रूप से प्रतिरोध भरा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला हमें लिखना है जब परिपथ शुद्ध प्रतिरोध का हो, शुद्ध प्रतिरोध का हो। इसका मतलब परिपथ में हमारे पास प्रतिरोध का हो। परिपथ हमारा ऐसा होगा जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होगा, बस। या हम लोग इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आर परिपथ। तो क्या होगा, हम लोग इसमें एक फिगर बनाते हैं कि हमारे पास कोई एक प्रतिरोध है कैपिटल आर, और इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ देते हैं। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से हमने क्या किया, सिंपली जोड़ दिया। इसको क्या लिखेंगे, माना एक प्रतिरोध कैपिटल आर को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, इस परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका मान क्या होगा। तो यहाँ से लिखते हैं कि परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो जो परिपथ है इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इस परिपथ में हमें क्या करना है कि हमने V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी को लिख लिया है क्लियरली। अब हमें एक दूसरा इक्वेशन चाहिए I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसकी कंपेयर हम लोग को इस इक्वेशन से करना है। और वहाँ पर हमें बताना है कि क्या ये दोनों समान कला में है या इसमें कलांतर कुछ है। तो इसी को हमें बताना है। तो आइए हम लोग करते हैं। हम जानते हैं ओम के नियम से I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। अब V का मान समीकरण 1 से रखेंगे। यहाँ से लिख दे V का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, I बराबर V का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा से हमने अलग कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे V अपॉन आर बराबर क्या होता है, I होता है, वैसे वी नॉट अपॉन आर बराबर होता है आई नॉट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंस आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। तो यहाँ से हमने वी नॉट अपॉन आर की जगह पे क्या लिख दिया, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो आई नॉट है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं धारा का अधिकतम मान, धारा का शिखर मान या धारा का महत्तम मान, मतलब एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, जहाँ आई नॉट को धारा का शिखर मान कहते हैं, मान कहते हैं। तो यहाँ से ये हमारा तो डेरिवेशन समाप्त हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से जो हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, दोनों में कालांतर है समान। दोनों में कालांतर क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। यहाँ पर लिखना क्या है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ये हमारे पास हो गया V, ये हमारे पास क्या है V, और जो I होता है उसका V अंदर बनेगा, डॉट लगेगा, I के अंदर और डॉट लाइन। अब इसका मतलब क्या है, ये साथ साथ ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हमारे पास हो गया V, ये हमारे पास क्या है V, और जो I होता है उसका ग्राफ V के अंदर में बनेगा और ये डॉट लाइन में रहेगा, I के अंदर और डॉट लाइन।
अब इसका मतलब क्या है कि ये साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। मतलब जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज जीरो था तो धारा भी क्या है, जीरो है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज मैक्सिमम हुआ है तो धारा भी मैक्सिमम हुई है। फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज जीरो हुआ है तो धारा भी जीरो हुई है। मतलब एक कसम खाकर ही आए हैं कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अब पता नहीं सातों जन्म रहेंगे कि उससे पहले जाएंगे। और ये जो हमारे पास मान है किसका, V का है, और जो डॉटेड वाला है किसका मान है, I का। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। और इसका ग्राफ हम लोग एक प्रकार से और बना सकते हैं कि अगर दोनों समान कला में है तो ये हमने लिख दिया I, मतलब ये क्या है, धारा की दिशा, प्रत्यावर्ती धारा। और जो V है मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसको लिखेंगे VR से। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, I और VR मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के सिरों का विभवांतर और धारा दोनों क्या है, समान कला में है। तो इस प्रकार से हमारा पहला परिपथ समाप्त हो जब परिपथ शुद्ध प्रतिरोध का हो। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, टॉपिक आपका क्लियर हो रहा होगा। तो अगर ऐसी बात है तो आप एक लाइक तो जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोग बिना देरी के दूसरा स्टार्ट करते हैं जब परिपथ शुद्ध रूप से कुंडली या प्रेरकत्व का हो। ठीक, तो हमारे पास दूसरा तैयार है। जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व यल हो, या इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यल परिपथ। तो बच्चों इसमें हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाते हैं सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कुंडली का प्रेरकत्व ले लेते हैं और कुंडली का प्रेरकत्व हम लोग ऐसे दिखाते हैं यल, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देंगे। और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कुंडली का प्रेरकत्व यल के साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर होता है, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है V बराबर L डी आई अपॉन डी टी, तो उसका यूज करते हैं। तो यहाँ से लिख दिया जाए कुंडली के सिरों का विभवांतर, कुंडली के सिरों का विभवांतर। तो कुंडली के सिरों का विभवांतर क्या होता है, V इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, L मतलब ये L डी आई इज इक्वल टू V डी टी। अब हम लोग अगर V का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, L डी आई इक्वल टू V का मान क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। अब यहाँ से अगर डी आई का मान निकाले तो क्या आएगा, L इधर जाएगा। L कहाँ जाएगा, इधर। अच्छा दिख नहीं रहे क्या, हेलो आ तो रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी आई इक्वल टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी। अब बच्चों क्या करना, हमें यहाँ पर इसका करना है समाकलन। तो यहाँ पर क्या कर दे, समाकलन करने पर तो समाकलन इसका करेंगे तो डी आई का समाकलन क्या होता है, सिंपली आई होता है। डी आई का समाकलन क्या होता है, आई। तो यहाँ से हमने लिख दिया आई बराबर में V नॉट अपॉन L क्या है, कॉमन, वो कांस्टेंट है, V नॉट अपॉन L को कांस्टेंट कर दिया। साइन ओमेगा टी का होता माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा, और इसको लगेंगे अपॉन में, ये आएगा ओमेगा। इतना हमारा होगा समाकलन। अब यहाँ से आई बराबर ओमेगा को बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, V नॉट माइनस को बाहर लाएंगे और अपॉन में क्या आएगा, ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है कि हमें तुलना करना है, किससे, हमने एक समीकरण पढ़ा है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, साइन लाना है। तो साइन मतलब चमक नहीं, हमें क्या लाना है, कोज्या या जया वाला साइन लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्लास 10th में पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हमने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L, और इसको लिख सकते हैं कॉस, या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी।
सिंपली इसी फार्मूले पर हमने लिख दिया। लेकिन हम लोग अभी जो भी पढ़ते हैं साइन में, वो होता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो क्या कर दे, इस माइनस का यहाँ गुणा करा दें, तो आई बराबर क्या मिलेगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और माइनस का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस क्या लिख दें, अच्छा 90 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया पाई बाई 2, और इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल मिला है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अगर ऐसा बोल दें कि जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसका मान, भाई साइन का मान कितना होता है, अधिकतम मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, आई बराबर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को हम बोलते हैं धारा का अधिकतम मान। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का महत्तम मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या आएगा, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, जिसे जहाँ आई नॉट को धारा का अधिकतम मान कहते हैं, अधिकतम मान है, शॉर्ट में हमने लिख दिया, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये हम देख लें कि आ रहा है कैमरे में टोटल, हाँ तो एकदम क्लियर आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, हमें पहले ज़रूरत किसकी है, समीकरण 1 और 2 की। तो 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 कालांतर क्या है, पश्चगामी है, लैगिंग कर रही है। तो इसका हमें क्या बनाना है, सिंपली ग्राफ बनाना है। तो आप इससे पहले हम इसको इरेज करें, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 को उठाएंगे, और 2 को हम लोग जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मान 1 कर दिया है, या ऐसा बोल सकते हैं जब आई नॉट का मान इतना कर रख दिए वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो यहाँ से हमने लिख दिया आई बराबर, यहाँ से क्या लिख दिया आई बराबर, या हम लोग इसी पर लिख सकते हैं आई बराबर, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया आई नॉट, तो ये हमारे पास हो गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इस समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण लिखना क्या है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से पाई बाई 2 कालांतर पश्चगामी है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, तो पाई बाई 2 कालांतर क्या है, पश्चगामी है। अब पाई बाई 2 कालांतर पश्चगामी है, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि अगर हमने कहा कि ये हमारे पास पहले क्या बन गया, वोल्टेज, क्या बन गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 कालांतर क्या है, पश्चगामी है। इसका मतलब कि अगर वोल्टेज यहाँ महत्तम हुआ है तो धारा क्या होगी, यहाँ कहीं महत्तम होगी। वोल्टेज अगर यहाँ 0 हो रहा है तो धारा यहाँ कहीं 0 होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका ग्राफ जो है ऐसे ऐसे बनेगा, ये हो गया, और इस प्रकार से इसका ग्राफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर धारा क्या हो रही है, या वोल्टेज यहाँ पर 0 हो रहा है तो धारा यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। और इसको हम लोग क्या दिखा दे, ये हमारे पास क्या हो रही है, पश्चगामी है। मतलब जो धारा है प्रत्यावर्ती वो क्या है, पाई बाई 2 कालांतर पश्चगामी, मतलब ये वोल्टेज के पीछे पीछे चलेगी। तो ये हमारे पास V हो, ये हमारे पास क्या हो गया V, और ये किसका ग्राफ है, I का ग्राफ है। अब इसी को अगर हमें एक रूप में और बनाना है उसको भी हम लोग सिंपली बना सकते हैं, और यहाँ से हम लोग ऐसे बना देंगे कि जैसे हमारे पास ये हो गया साम्यावस्था 0, क्या है, 0 है। अब अगर हम बोले कि ये V होगा और ये क्या है, I नॉट है, तो अगर यहाँ से हम बोले कि हमारे पास ये वोल्टेज है और इसका कितना कला है, ओमेगा टी, भाई B का कितना कला है, ओमेगा टी, तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा टी। अब इससे धारा कितनी कम है, पाई बाई 2 कालांतर, पाई बाई 2 कालांतर क्या, पश्चगामी, तो ये हम लोग एक ऐसे बना देंगे, और ये हमारे पास I होगा, और ये एंगल जो पूरा होगा ये क्या होगा, पाई बाई
2 होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा ग्राफ इस प्रकार से बनेगा और इसको हम लोग चाहे तो यहाँ से ऐसे ऐसे मिला सकते हैं और यहाँ से ऐसे ऐसे इसको मिला सकते हैं। इसको V0 बोल सकते हैं, इसको I0। मतलब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान है और ये प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। इस प्रकार से हमारा L परिपथ समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कि जब परिपथ में केवल शुद्ध रूप से संधारित्र लगे हों। तो अब हम लोग तीसरा अपना पढ़ेंगे, जब परिपथ में केवल धारिता C हो। तो हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिया है, इसके श्रेणी क्रम में हमने एक संधारित्र की धारिता मतलब संधारित्र C को जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हमने फिर वही लिखा कि परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t, और इसको हमने क्लियर कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो धारिता संधारित्र की प्लेट होता है उसके बीच का उत्पन्न जो विभवांतर होता है V बराबर Q अपॉन C। यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो ये जो विभवांतर होता है V इक्वल टू Q अपॉन C। यहाँ से अगर हम लोग मान लिखें Q बराबर क्या होगा CV, और V का मान हम लोग समीकरण 1 से रखेंगे तो हमें मिल जाएगा Q इक्वल टू क्या मिलेगा C इंटू V0। या एक काम कर लेते हैं कि पहले हम लोग इसका एक बारी t के रिस्पेक्ट में क्या कर दे अवकलन। यहाँ से क्या मिलेगा dQ अपॉन dt इक्वल टू C कांस्टेंट जाएगा और ये आपका आएगा dV अपॉन dt। तो अब हम लोग यहाँ से dQ अपॉन dt C हमारा कांस्टेंट या d अपॉन dt और V का मान हम लोग रखेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब हम लोग क्या करेंगे dQ अपॉन dt मतलब आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं धारा। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं धारा कहते हैं। तो dQ अपॉन dt की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली I लिख सकते हैं धारा। तो हमने लिख दिया I इक्वल टू C का मतलब C है। अब यहाँ से V0 क्या है कांस्टेंट है, V0 कांस्टेंट है। साइन ओमेगा t का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा कॉस ओमेगा t। क्या होता है कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा, और इसको लिख दिया जाए गुणे में ओमेगा। अब यहाँ से क्या आएगा हमें मिलेगा I इक्वल टू ओमेगा को आगे कर लेते तो ओमेगा C इंटू V0 और यहाँ पर आएगा कॉस ओमेगा t। अब बच्चों हम लोग क्या करते I इक्वल टू V0 अपॉन, अब ओमेगा C को हम लोग अपॉन में ले जाएंगे बटे में, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C, और यहाँ पर क्या है कॉस ओमेगा t। लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए I बराबर I0 साइन ओमेगा t। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिर से वही पढ़ेंगे, हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन π/2 प्लस ओमेगा t। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया साइन ओमेगा t प्लस π/2। 90 को हमने क्या लिखा π/2। अब यहाँ से क्या कर दिया कि जो V0 अपान, या ऐसे बोल सकते हैं कि साइन का जो महत्तम मान होगा 1 होता है, तो जो V0 अपान 1 अपान ओमेगा C है वो क्या हो जाएगा I0 का मान होगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा t प्लस π/2, साइन ओमेगा t प्लस π/2 का महत्तम मान 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो V अपॉन यहाँ पर जो V0 अपान 1 अपान ओमेगा C है इसको लिखेंगे I0। तो यहाँ से लिख दिया कि I0 बराबर V0 अपान 1 अपान ओमेगा C को धारा का शिखर मान कहते हैं। धारा का शिखर मान कहते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इसके जगह पे I0 रख देंगे तो हमें समीकरण क्या मिलेगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इस वाले को हमने मान लिया इक्वेशन स्टार। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कालांतर अग्रगामी है। क्या स्पष्ट है कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कालांतर अग्रगामी है, मतलब लीडिंग कर रहा है। ये इससे π/2 कालांतर ज़्यादा है। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो प्यारे बच्चों जगह कम हो गई है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ से हम लोग करेंगे इस समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है
स्पष्ट है कि अभिगामी है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे कि ये हमने मान लिया हमारे पास v है, तो यहाँ पर हमने पहले क्या कहा कि v नॉट, ये क्या हो गया v नॉट, और v नॉट का मतलब क्या है ओमेगा टी, ये हमारे पास पहले v नॉट ओमेगा टी पर है। अब v नॉट से धारा क्या है π/2 कालांतर अग्रगामी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाएंगे कि ये जो एंगल बन रहा है कितना है π/2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली I नॉट हो जाएगा। यहाँ से चाहे हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, तो ये हमारा हो गया π/2, या सॉरी ये हमारा क्या हो गया ओमेगा टी। अब ओमेगा टी से π/2 कालांतर कौन ज़्यादा है? I नॉट, मतलब धारा ज़्यादा है। अब यहाँ से एक चीज़ हमें मिला था कि I नॉट बराबर V नॉट अपान 1/ωc, जिसे हमने इक्वेशन स्टार कहा था। तो यहाँ से हमें 1/ωc को भी डिफाइन करना है, तो सिंपली इसको हम लोग लिख लेते हैं कि बाई इक्वेशन स्टार। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें? बाई इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार में जो हमें मिला है I नॉट बराबर, देखिए होता क्या है, I बराबर B/R, तो ये जो है 1/ωc को हम लोग प्रतिरोध ही बोलते हैं एक हिसाब से। लेकिन जब हमारे पास कोई परिपथ होगा जिसमें केवल संधारित्र लगे होंगे, तो प्रतिरोध को प्रतिरोध ना बोलकर उसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। उसे क्या बोलते हैं? धारितीय प्रतिघात। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/ωc को ωc, या ऐसे लिख सकते हैं कि जब परिपथ शुद्ध रूप से, या परिपथ में शुद्ध संधारित्र का हो तो प्रतिरोध को प्रतिरोध ना बोलकर या कहकर ना बोलकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो धारितीय प्रतिघात कहते हैं, और धारितीय प्रतिघात को XC से प्रदर्शित करते हैं, और XC बराबर क्या हो जाएगा? 1/ωc, जहाँ पर ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा हमारा कोणीय वेग होता है, C का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो धारिता है। और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता क्या है? 2πf। तो यहाँ से सेंस ओमेगा इक्वल टू क्या जानते हैं? 2πf। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, तो XC इक्वल टू 1/2πf into C, where F is the frequency and C is the capacitor of this equation, and XC को क्या बोलेंगे? धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है, जब परिपथ में केवल धारिता C हो तो समाप्त हुआ। तो बच्चों आज हम लोग आज के सेशन में हमने पढ़ा कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होगा, और जब कुंडली का प्रेरकत्व कैपिटल L होगा, और जब परिपथ में केवल धारिता C होगी। तो इस प्रकार से हम लोग आज 3 टॉपिक को क्लियर किए हैं। अब इसके अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे नई ऊर्जा और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।